दोस्तों नमस्कार। JRCM अस्सलाम वालेकुम। मैं साउद्दीन खान, कोर लीडर फ्रॉम हरियाणा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं यूनिक एजुकेशन सिस्टम का, जिसने मेरे को मौका दिया आप लोगों से रूबरू होने का। और जो है मैं वेलकम करता हूं, आज बहुत सारे नए साथी जो है आज मेरे को लाइव सुन पा रहे हैं, तो आप लोगों का भी वेलकम है। और हमारे पुराने साथी जो भी हैं जो जो लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों का भी वेलकम है दोस्तों। लेकिन मैं पहले थोड़ी सी बात आप नए साथियों से करना चाहता हूं, क्योंकि जब हम नए साथी पहली बार आपको किसी ना किसी ने यहाँ पे इनवाइट किया होगा, और जब हम पहली बार हमें कोई इस तरह की बातें बताता है और मीटिंगों के बारे में बोलता है, तो हमारे दिमाग में कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि भाई ये तो मेंबर बनाने का काम होगा, मेंबर सेंबर बनाने का काम है, इसमें तो लोगों को जोड़ा जोड़ी का काम करना पड़ेगा, सामान बेचना पड़ेगा। इस तरह की चीजें जो हैं हमारा जो है दिमाग में चलती रहती है, और हम कभी 5 मिनट रुक जाते हैं वेबिनार में और छोड़ के चले जाते हैं, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट। लेकिन मैं नए साथियों से एक चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, कई बार हमारे दिमाग में आता है कि यार ये कल का लड़का हमें क्या सिखा के जाएगा, मेरे पास तो इतनी सारी प्रॉपर्टी है, मैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। तो दोस्तों अगर हम इस ईगो के साथ यहाँ पे बैठेंगे तो ये बिजनेस हमें समझ में नहीं आएगा। अगर जिंदगी में हमें बहुत आगे बढ़ना है तो दोस्तों 1 घंटा मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 1 घंटा मेरे साथ रुक जाएं, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। मैंने धीरू भाई अंबानी जी की एक बुक्स में पढ़ा था कि अमीर बनने के लिए पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, बल्कि अमीर बनने के लिए पढ़ते लिखते रहना बहुत जरूरी है, जानकारियां लेते रहना बहुत जरूरी है। दिक्कत असल में दोस्तों यहीं पे है कि जहाँ पे हमें रुकना चाहिए वहां पे हम रुकते नहीं, और जहाँ पे हमें नहीं रुकना चाहिए वहां पे हम पूरी जिंदगियां लगा देते हैं। जैसे मैं अभी नए साथियों से बातचीत कर रहा हूँ, होता क्या है दोस्तों, आप सोचिए कि हम जब पहली क्लास से प्ले क्लास से पढ़ना सीखना शुरू करते हैं तो 10-15 साल तक हम पढ़ाई लिखाई करते हैं। एक पेशेंस, कितना बड़ा पेशेंस हमारा होता है, हमारे माँ बाप का कितना बड़ा पेशेंस होता है, हमारा खुद का कितना बड़ा पेशेंस होता है। और हम एक ही चीज सोचते हैं कि यार हम जिंदगी में पढ़ लिख जाएंगे, हमें नौकरियां मिल जाएंगी, हमारा बिजनेस में हम कामयाब हो जाएंगे। मैं आप सभी नए साथियों से एक चीज पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या कोई गारंटी है कि कोई नौकरी मिलेगी? क्या कोई गारंटी है कि आप बिजनेस में सक्सेस हो जाओगे? नहीं मेरे भाई, बड़ा अफसोस होता है। मैं बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूं, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, इसलिए ये चीज आपको बोलना चाह रहा हूं कि जिंदगी में अगर हमें बहुत बड़ा काम करना है, हमें अपने बड़े बड़े बंगलों में रहने का अगर आपका सपना है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का आपका सपना है, जो है प्लेनों में घूमने का आपका सपना है, तो अपने सपनों को अगर पूरा करना चाहते हो तो दोस्तों उसके लिए थोड़ा सा तो पेशेंस रखना पड़ेगा। और हम सब पेशेंस इतना भी नहीं रखते कि भाई 1 घंटे के लिए चलो मीटिंग में आ ही गए, वेबिनार को हमने शुरू कर ही दिया देखना, तो कम से कम उसको पूरा अटेंड करें, ताकि एक चीज भी अगर जिंदगी में आपको जो दोस्तों समझ में आ गई ना, आपकी जिंदगी को बदल सकती है। मैं जब पहली बार इस तरह की मीटिंग को मैंने एक अटेंड किया था, एक बात ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया था, जो भी मैं आपको साथ डिस्कशन करूंगा। तो पढ़ाई लिखाई ये सारी चीजें मैं मना नहीं करता, पढ़ते लिखते रहना, सारी चीजें जो है करते रहे अपनी जिंदगी में। लेकिन मेरे भाई आज मैं देख रहा हूँ लोगों को, लोग डिप्रेशन में हैं, लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के बिजनेस खत्म हो गए। आप सारे हालातों से वाकिफ है, मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता। लेकिन समस्या कहाँ पे है, जब हम अपनी ईगो से बाहर नहीं निकल पाते। मैं अभी एक घटना आपको बताता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, बैंक में जॉब करते थे और जो है अब रिटायर हुए हैं, मतलब जो उम्र उनकी जो है कम से कम 55-60 साल के आसपास है। तो काफी दिनों के बाद उनसे मेरी मुलाकात हुई, और अचानक एक दिन मेरी गली से निकल के जा रहे थे, तो मैंने उनको देखा कि अरे सर आप जो है कैसे, काफी दिनों में मुलाकात हुई। तो मैंने इनको घर बुलाया, बैठे चाय वाय पीने लगे। तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल आपके तो जो है 3 बच्चे थे, 2 बेटियां थी, 1 बेटा था, आजकल क्या कर रहे हैं? तो आजकल तो बड़े हो गए होंगे, नौकरी नाकरी करने लगे होंगे। तो उसने कहा कि नहीं यार, वो ऐसा है कि मेरी 2 बेटियां थी, वो दोनों जेबीटी करके जो है, एक बेटी तो जेबीटी करने के बाद 12,000 रुपए की नौकरी करती है एक प्राइवेट स्कूल में। तो मैंने कहा अंकल दूसरी वाली बेटी को तो नौकरी मिली गई होगी। उसने कहा नहीं नहीं, उसको तो वो भी नहीं मिली, वो तो घर पे ही है। तो मैंने उनसे पूछा बेटा क्या कर रहा है आजकल? तो उसने कहा कि मेरा बेटा जो है वो MBA करने के बाद जो है वो भी जॉब कर रहा है। मैंने कहा उसको तो अच्छी जॉब मिल गई होगी। बोला नहीं यार, जॉब कहाँ मिली है, हुंडई की एक एजेंसी है
और होंडाई की उस एजेंसी के अंदर 20-25 हजार रुपए में नौकरी कर रहा है और उसके साथ साथ ट्राई कर रहा है दूसरी नौकरी की। मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं मेरे भाई कि 15 साल 20 साल पढ़ाई लिखाई पे लगाए, अपने पेट पे पत्थर रख के एक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के जो है मेरे सपनों को पूरा करेगा, अपने सपनों को पूरा करेगा। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है और उसको 15-20 हजार रुपए में जब उसकी शादी हो जाती है, क्या तो वो अपने सपने पूरे करेगा, क्या अपने बच्चों के सपने पूरे करेगा वो? और दिक्कत यहाँ पे क्या आ जाती है ना, जब हम पढ़ लिख जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक डिग्री आ जाती है और वो डिग्री हमें कुछ करने नहीं देती। दोस्तों, पढ़ना लिखना अच्छी बात है, सारी चीजें बहुत बढ़िया बात है, लेकिन धीरू भाई अंबानी जी बोलते हैं कि अमीर बनने के लिए पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है, जानकारियां लेते रहना जरूरी है। तो जानकारियां लेने में आज कुछ नहीं जाता। आपको अच्छा लगे तो मेरे भाई इस बिजनेस के बारे में आप आगे सोच सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो सोच लेना कि यार एक मीटिंग अटेंड करने गया था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो मेरी जिंदगी में जो है आज इस बिजनेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ये साबुद्दीन खान क्या था, मेरे को आरसिंग बिजनेस के माध्यम से क्या मिला और मैं कहां तक जो है यहां तक पहुंचा, मेरी एजुकेशन क्या है, मेरी बैकग्राउंड क्या है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। मेरा नाम साबुद्दीन खान है और मैं डिस्ट्रिक्ट करनाल में एक छोटा सा गांव है उपलाना, वहां का मैं रहने वाला हूं। और आज से 80-90 साल पहले की मैं थोड़ी सी बात आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे गांव में मिस्त्री का काम हुआ करता था। तो उस जमाने में मिस्त्री का काम करवाने के लिए लोगों को दूसरे गांव में जाना पड़ता था। तो हमारे गांव की एक पंचायत ने डिसीजन लिया कि यार क्यों ना हम जो है किसी मिस्त्री को लाके गांव के अंदर यहीं पे बसा दें और जो है हमें दूसरे गांव के अंदर जाना ना पड़े। तो मेरे दादाजी को लाके जो है मेरे गांव में बसा दिया गया और वहां पे मेरे दादाजी को बोला गया कि मियाँ जी ये पंचायत की जमीन है, इस पंचायत की जमीन में आप घर बना लो और जो है लोगों का काम किया करो, यहीं पे रहो। और जो है मेरे दादाजी ने पंचायत की जमीन में एक घर बनाया और मेरे को आज भी याद है मेरे भाई के खजूर जो होता है उसकी कड़ियां हमारे घर में हुआ करती थी, छत हमारे घर में खजूर के पेड़ से बनी हुई थी, गोबर का पोछा हमारे घर में लगा करता था। और मेरे घर के सामने एक सरकारी स्कूल था, उस सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जब मैं जाता था ना तो एक यूरिया खाद का एक कट्टा होता था, उसको सील के मेरी माँ ने मेरा बैग बना रखा था। मैं बड़ा जो है जब स्कूल में जाता था तो अपने दोस्तों को दोस्तों को देखता था, अपने गांव के बच्चों को, सबके पास जमीन थी, सबके पास जायदाद थी, सब कुछ था, लेकिन साबुद्दीन खान के पास ना तो डिग्री थी ना कुछ जो है बैकग्राउंड अच्छी थी। सपने थे, सपने बहुत बड़े थे, जिंदगी में कुछ करना चाहता था, लेकिन उस जमाने में मेरे को पता नहीं था कि सपने की वैल्यू होती क्या है। इस इंडस्ट्री में आने के बाद मेरे को पता लगा कि सपने की वैल्यू क्या होती है। दोस्तों, वाकई में ही जिंदगी में अगर किसी इंसान का कोई सपना नहीं है, आपका अगर कोई गोल नहीं है, आपका कोई ड्रीम अगर नहीं है, तो आप जिंदगी जो है ना बस वैसे जी रहे हैं। तो जिंदगी में अपना गोल सेट करिए और जिंदगी में सपने देखना शुरू करिए। और सपने जो है, लोग बोलते हैं आरसिंह के लोग तो लोगों को सपने दिखाते हैं। हाँ, हम लोगों को सपने दिखाते हैं, लेकिन सपने दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई। एक तो सपना होता है जागती हुई आंखों से देखा गया सपना, जब आप अपने बच्चे से पूछते हो कि बेटा क्या बनना चाहते हो, आपका बेटा बोलता है कि पापा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। वो बच्चा सपना देखना शुरू करता है, धीरे धीरे करके बड़ा होता है और धीरे धीरे करके अपने सपने की तरफ बढ़ता है। और हो सकता है कि अपने सपने को वो अचीव भी कर ले, क्योंकि उसका सपना था, उसने अपने सपने को देख के काम करना शुरू किया है। दूसरा इंसान वो होता है मेरे भाई जो सोती हुई आंखों से देखता है सपने, जैसे वो रात को सो जाता है तो वो बन जाता है महाराजा, वो बन जाता है जो है पूरी स्टेट का मालिक, यानी कि सीएम बन जाता है रात को सोते हुए सपने में। और टूटी हुई वो चारपाई और वो खटिया पे सोता रहता है, और जैसे ही सुबह उसकी आंखें खुलती है तो मेरे भाई वही खटिया होती है और वही चारपाई होती है, और सपना खुलते ही हमारे जो है आंखें खुलती है, हमारे सपना जो है चकनाचूर हो जाता है। तो मेरा कहना यह है कि दोस्तों, जिंदगी में सपने देखना बहुत जरूरी है। तो मैं ड्रीमर बहुत बड़ा था, लेकिन मेरे को खुद नहीं पता था कि ड्रीम की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि मैं छोटा था। तो जिंदगी में मैं किस तरीके से आगे बढ़ा, उसी के बारे में थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा। कि मेरे स्कूल में एक पार्टी थी उस समय पे, और उस पार्टी में एक फोटोग्राफर आया हुआ था। उस जमाने के अंदर फोटोग्राफर की एक वैल्यू हुआ करती थी। तो मेरा अचानक से एक ड्रीम बना कि मैं भी फोटोग्राफर बनूंगा। अचानक से क्या हुआ कि मैंने उस फोटोग्राफर से बात की कि अंकल मैं काम सीखना चाहता हूं, मेरे को फोटोग्राफी सिखा दो। उसने कहा तुम तो बच्चे हो, अपने घर से किसी को लेके आओ, उनसे बात करेंगे। मैं अपने बड़े भाई को लेके जो है उस फोटोग्राफर के पास लेके गया। उस फोटोग्राफर ने मेरे को कहा
कि ठीक है तुम आ सकते हो, और मैं फोटोग्राफी का काम सीखने लगा। दोस्तों मेरे को उस याद है उस जमाने में मेरे पापा ने मेरे को साइकिल लेके दी। मेरे गांव से 12 किलोमीटर दूर एक कस्बा था असंध। मैं काम सीखने के लिए फोटोग्राफी का उस साइकिल पे जाता था। सुबह 5 बजे उठता, नहा धो के जब 6 बजे निकलता। सर्दियों के दिनों में हाथ सुन हो जाया करते थे मेरे, और कई जगह जो है रास्ते में हाथों को सेकता था जहां पे आग जलती होती थी। कुछ बुजुर्ग लोग वहां पे होते थे। तो मैं जो है जब वहां पे पहुंचता और फोटोग्राफर की दुकान पे जाके जो है मैं झाड़ू लगाता, उसके शीशों को साफ करता, और 4 साल तक मैंने फोटोग्राफी का काम कंप्लीट किया, सीखा। मेरे को जो है आज याद है दोस्तों, फोटोग्राफर का काम होता था लोगों की मैरिज में मूवी बनाना। मैं मूवी बनाने के लिए जब फोटोग्राफर की जो काम करने के लिए जो है मैं जब मूवी बनाने के लिए मैरिज में जाते थे तो मेरे को हेल्पिंग का काम मिलता। मैं लाइट पकड़ के रखता था साथ में, और एक दुकान मेरे को खोलनी होती थी, मेरे को ही बंद करनी होती थी। एक दिन गलती से चाबी मेरे पास रह गई और सुबह हमें किसी की शादी में जाना था। मूवी कैमरा अंदर पड़ा हुआ था, और तो लेट होने की वजह से मेरे को आज भी याद है कि मेरे उस्ताद ने मेरे को इसलिए मारा था, इसलिए थप्पड़ मारे थे मेरे को कि तुम आज इतनी लेट क्यों आई। गरीबी क्या होती है मेरे भाई, मैंने बड़े नजदीक से देखा, और अमीरी के चोंचले क्या होते हैं वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। फोटोग्राफी का काम कंप्लीट किया, और जो है अपने गांव को छोड़ के जो है अपने डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में गोहाना एक जगह है, यहाँ पे मेरी एक सिस्टर रहती थी, मैं उनके पास रहने लगा, और वहां पे फोटोग्राफी का एक मैंने काम शुरू किया। साथ में मैंने एडिटिंग का काम भी शुरू किया। जो है ठीक ठाक मेरा काम चलने लगा। एक छोटा सा कमरा मैंने किराए पे लिया, जिसमें एक फोल्डिंग डलने के बाद 2 कुर्सियां बड़े मुश्किल से रखी जाती थी। अपना बसर इस तरीके से जो है जिंदगी चलने लगी धीरे धीरे करके। एक दिन मेरी जिंदगी में एक मेरा दोस्त आया, और उसने मेरे को बताया कि साबुद्दीन खान एक बिजनेस आया है जिसमें कपड़े बदलने से पैसा आता है। जैसे नए लोगों को मैं ये बात बताना चाहता हूं कि जैसे आज आपको लोग किसी ना किसी ने इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए बोला होगा, तो मुझे भी उस मेरे दोस्त ने बताया कि एक बिजनेस आया है जिसमें कपड़ा बदलने से पैसा आता है। क्योंकि मेरे भाई उस जमाने के अंदर आरसी में कपड़े के अलावा कुछ नहीं आता था। सिर्फ पैंट शर्ट आती थी, गत्ते की एक किट आया करती थी, 1500 रुपए से इसको ज्वाइनिंग किया जाता था, 1300 रुपए से इसको ज्वाइनिंग किया जाता था। तो जैसे ही उसने मेरे को बोला तो तुरंत मेरे दिमाग में वही चीज चलने लगी जो आज कुछ लोगों के दिमाग में चल रही होगी। अच्छा यार, ये तो मेंबर सेंबर बनाने का काम है, इसमें तो लोगों को जोड़ना पड़ेगा, इसमें तो जो है सामान जो है घर घर जाके बेचना पड़ेगा। ऐसी चीजें मेरे दिमाग में भी चलने लगी। तो लेकिन मैंने उसकी बात को नहीं सुना। मैंने उसको कहा कि मेरे को आज के बाद इस बिजनेस के बारे में मत बताना, क्योंकि मैं इन चीजों के बारे में मैं इनको करना ही नहीं चाहता। एक दिन अचानक से मेरे को उठा के जो है झूठ बोल के एक मीटिंग में लेके गया। 15 से 20 लोग थे उस मीटिंग के अंदर, और एक आदमी बोर्ड पे प्लान दिखा रहा था और वो बोल रहा था कि एक जमाना आएगा कि आरसीएम के लीडर प्लेन से जाया करेंगे, प्लेन से आया करेंगे। मैं बड़े जोर जोर से हंसने लगा। मेरे दोस्त ने मेरे को ऐसे हाथ मारा, पैर मारा कि तुम हंस क्यों रहे हो। मैंने कहा यार मैं इसलिए हंस रहा हूं, ये बंदा इतनी लंबी लंबी फेंक रहा है कि बिना पैसे लगाए करोड़ों कमा लोगे, और जो है प्लेन से जाया करोगे, प्लेन से आया करोगे, तो और तुम लोग इसकी बातें सुन रहे हो। मैंने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया। उन लोगों ने उस जमाने में जो है उस बिजनेस को शुरू किया, लेकिन मैंने उस दिन भी इस बिजनेस को ज्वाइनिंग नहीं किया। अचानक एक दिन वो मेरे घर आए और अपने पापा को लेके, उनके पापा की मैं बहुत इज्जत करता था, अंकल है मेरे वो, और उन्होंने कहा कि बेटा हम तेरे पैसे नहीं मार लेंगे, तुम इतना नहीं कर सकते, हमारे लिए ज्वाइनिंग नहीं कर सकते। तकरीबन लोगों ने आरसीएम बिजनेस के अंदर इसी तरीके से ज्वाइनिंग किया, किसी की शर्म में, किसी के प्रेशर में। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने खुद अपने मर्जी से आरसीएम बिजनेस को शुरू किया होगा। तो मैंने भी ऐसे ज्वाइनिंग लगाई। तो क्यों नहीं करना चाहता था मैं आरसीएम बिजनेस को, जानना चाहते हो दोस्तों? मैं इसलिए आरसीएम बिजनेस को नहीं करना चाहता था। मैं अपनी स्टोरी को थोड़ा सा यहाँ पे रोकना चाहूंगा, और मैं दूसरी तरफ आपको थोड़ा सा लेके जाना चाहूंगा कि मैं क्यों नहीं जो है मैं आरसीएम बिजनेस को करना चाहता था, और क्यों नहीं मैं इतनी जल्दी इसको शुरू कर पाया। तो उसके पीछे एक राज ये था कि मैं 96 की बात है, 1996 में हमारे देश में एक विदेशी कंपनी आई। उस जमाने के अंदर हिंदुस्तान में हमारे देश के अंदर मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं थे। तो 96 में यानी कि 1996 में जब वो कंपनी हमारे देश में आई, तो मेरे एक मित्र थे, वो मेरे को प्लान दिखाने के लिए आए, और उसने मेरे को वही गोले बना के दिखाए, बड़े बड़े सपने दिखाए, और जो है मेरे को एक मीटिंग में ले जाके उसने बिठाया दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में।
तो मैं आपको यहां भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि जब ये सिस्टम समझ में आता है ना दोस्तों, मीटिंगों से ही समझ में आता है। जो एक्सपीरियंस होल्डर जो लोग हैं, जब हम उनको सुनते हैं तो उनके एक्सपीरियंस से हमें बिजनेस समझ में आता है। आज जो लोग आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, अभी तो हम वेबिनार के माध्यम से, जब तक ये कोरोना की दिक्कत है, उसके बाद जो मैं एक यहाँ पे एक पॉइंट आपको बोल देना चाहता हूं, जो आदमी ये मानता है कि मैं बिना मीटिंग के इस बिजनेस में कामयाब हो जाऊंगा, वो लिखवा के ले जाना जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकता। बिना मीटिंग के, बिना सेमिनारों के, बिना जानकारी लिए आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि साबुद्दीन खान अगर एक्टिव हुआ है तो किसी सेमिनार को देख के एक्टिव हुआ है, किसी मीटिंग को देख के एक्टिव हुआ है। तो मैं तालकटोरा में जब मैंने एक ऐसे लीडर को सुना और उसने बताया कि हिंदुस्तान में मल्टी लेवल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, आने वाले समय में कितना बड़ा बदलाव यहाँ पे होने वाला है, वो सारी की सारी चीजें जब उसने वहां पे बताई तो मेरे दिमाग की घंटियां बजने लगी और मैंने घर आके इसको स्टडी करना शुरू किया। तो मैंने उस कंपनी में काम करना शुरू किया दोस्तों। ये मैं आरसीएम से पहले की बातें आपको बता रहा हूं, क्यों नहीं किया था मैंने आरसीएम, उसकी इसलिए बता रहा हूं। तो मैंने उसमें काम करना शुरू किया, मैंने रात दिन उसमें मेहनत की और लगा रहा, सारी चीजें हुई और जो है धीरे धीरे करके मेरा फोटोग्राफी से फोकस हट गया और मेरा काम, वो काम जो है बंद होने लगा और फोटोग्राफी का काम मेरा बिल्कुल लगभग खत्म की कगार पे आ गया। मेरे माँ बाप मेरे से नेगेटिव हो गए। मेरे दोस्त जो मेरे को जानने वाले लोग थे, मेरे पापा को घर पे बोलने लगे कि तुम्हारा बेटा मेंबर बनाने के काम करने लगा और वो तो बर्बाद हो चुका, उसने तो फोटोग्राफी वगैरह सब कुछ छोड़ दिया है। तो उस जमाने के अंदर जो है मेरे मम्मी पापा ने जो है सोचा कि हमारा बच्चा जो है गलत रास्ते पे शायद चला गया, इसकी शादी कर देते हैं, जिम्मेदारियां पड़ेगी तो सुधर जाएगा। तो दोस्तों मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी और जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गई। एक दिन की बात है कि मैं कानपुर किसी मीटिंग के अंदर गया हुआ था। मेरे एक दोस्त थे वहां पे जानने वाले, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, मैं उनके पास बैठा था। मैंने जब उनको अपनी हिस्ट्री बताई और मैं इतना मुश्किल में आ गया कि किराए तक के बारे में मेरे को सोचना पड़ता था। और मैंने जब वहां पे सारी चीजें की तो उस मेरे दोस्त ने कहा कि साबुद्दीन तुम इस बिजनेस में कामयाब इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारा जो सर्कल है वो मिडिल क्लास या उससे भी नीचे के क्लास के लोगों के अंदर तुम्हारा सर्कल है। और उस कंपनी के जो प्रोडक्ट थे वो प्रोडक्ट इतने महंगे थे और वो प्रोडक्ट जो है आम आदमी उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। मैं किसी कंपनी की बिल्कुल भी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं किसी कंपनी के बारे में गलत नहीं बताने जा रहा हूं, बल्कि ये बताने जा रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो इनकम आती है वो टर्नओवर से आती है। और मेरा जो सर्कल था, मेरे सर्कल के जो लोग थे वो बेचारे जो है उस प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और वो प्रोडक्ट भी ऐसा था कि वो डेली रोजमर्रा के प्रोडक्ट वहां पे नहीं थे, डेली यूज के प्रोडक्ट वहां पे नहीं थे वो। तो मैंने उसको जब 4 साल के बाद उसने मेरे ब्रेन को इस तरीके से सारी चीजें समझाई और मैं परेशान होने लगा तो मैं करूं तो क्या करूं। तो शादी हो गई, मजबूरियां जो है आने लगी और हमारा देश जो है बहुत बुद्धिजीवी लोग इसमें रहते हैं। उसी कंपनी में बहुत सारे लोगों ने काम करके सीख लिया कि इस तरीके से भी पैसा कमाया जा सकता है। और कुछ लोगों ने क्या किया कि हिंदुस्तान के अंदर थोड़े दिन के बाद बहुत सारी कंपनियों ने जन्म ले लिया। किसी ने मुर्गे बेचने शुरू कर दिए, किसी ने बकरे बेचने शुरू कर दिए, किसी ने कहा कि हम आपको बैंक तो 8 साल में डबल देते हैं, हम आपको 4 साल में डबल दे देंगे। दुनिया भर की कंपनियां हमारे देश में आने लगी और लोगों को लूटने खसोटने का काम करने लगी। जिससे हुआ क्या कि मार्केट के अंदर लोगों के अंदर एक दिमाग में ये चीज चली गई कि जितनी भी कंपनियां आती है लोगों को फ्रॉड काम, लोगों का पैसा लूटने के लिए आती है। बहुत सारी कंपनी आई और बहुत सारी कंपनियां को हमने छोड़ दिया और बहुत सारी कंपनियों को जो है कंपनियां हमें छोड़ के चली गई। क्योंकि दोस्तों मैंने उस कंपनी को छोड़ने के बाद, क्योंकि बैकग्राउंड कमजोर हो चुकी थी और मैं रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में बहुत सारी कंपनियों के अंदर मैंने ज्वाइनिंग किया और मैं इतना मैंने अपने इमेज को इतना खराब कर लिया, आज ये कंपनी कल वो कंपनी, और करते करते क्योंकि 7-7 8-8 हजार रुपए की ज्वाइनिंग हुआ करती थी उन कंपनियों के अंदर। और जब वो कंपनी भाग जाती थी तो लोग दरवाजा ठोकते थे क्योंकि लोग हमें पैसा देते थे, लोग हमारे से पैसा हमारे इमेज को पैसा मिलता था। और जब कंपनी भाग जाती थी तो लोग हमें पूछते थे, तो जब दरवाजा ठोकते थे तो हम दरवाजा खोलते नहीं थे बल्कि छत के ऊपर जाके गली में पहले देखते थे कि कौन सी कंपनी का आदमी पैसे मांगने आ गया। दोस्तों इतनी इमेज खराब हो गई कि थोड़े दिन अगर और रुके रहते तो सिर्फ जो है इमेज तो खराब हो ही चुकी थी, गले में जूतों की माला और डलनी बाकी थी। इतना नेगेटिव हो चुका था नेटवर्क मार्केटिंग से मैं इन चीजों के कारण कि नहीं यार मैंने तो अपने आप को बर्बाद कर लिया, ये चीजें करने के नहीं है, ये सारी चीजें फ्रॉड होती है। और दोबारा किसी फोटोग्राफर की दुकान पे नौकरी की तलाश में निकलने की कोशिश कर रहा था, शादी हो चुकी थी।
लेकिन मेरे को याद है, मैं धन्यवाद करता हूँ मिस्टर विजय विरोधिया जी का। सर मैं आपको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि ये मेरे एक अच्छे दोस्त भी हैं और मेरे अपलाइन भी हैं। एक दिन की बात है कि जब मैं पूरी तरीके से नेगेटिव हुआ और इन चीजों से 2-4 साल 5 साल धक्के खाने के बाद जो अपने घर में बैठ चुका था, तो जो है नौकरी की तलाश में था, तो अचानक से विजय विरोधिया जी मेरे घर पे आए और उन्होंने मेरे को जो है बैठ के 1 घंटे तक हमारा डिस्कशन हुआ। उसने कहा कि साबुद्दीन, आज तक जो तुमने कंपनियां की है ना, एथिकल और अनएथिकल को तुमने समझा ही नहीं। एथिकल और अनएथिकल में उन्होंने मेरे को सारी चीजें विजन क्लियर किया मेरे को इस चीज के बारे में। और जब आरसिम का प्लान उन्होंने मेरे को बताया, आरसिम के प्रोडक्टों के बारे में उन्होंने बताया, तो मेरे को तुरंत मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोस्त की याद आई, जिसने कहा था कि दोस्त ये प्रोडक्ट जो है आपके मतलब का नहीं है, क्योंकि इंडियन रेट, इंडियन कल्चर के हिसाब से अगर प्रोडक्ट होगा तो ही आप उसमें जो है इंडिया के अंदर आप कामयाब हो सकते हो, नहीं तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जब आरसिम के प्रोडक्टों के बारे में मेरे को बताया गया, कुछ प्रोडक्ट बाद में लॉन्च हो गए। जब मैंने ज्वाइनिंग की तो सिर्फ कपड़ा था, लेकिन 2-3 साल तक मैंने आरसिम बिजनेस को किया नहीं। 2-3-4 साल के बाद कुछ प्रोडक्ट आने लगे, तो मैंने देखा कि यार यहाँ तो इंडियन रेट, इंडियन कल्चर के हिसाब से सारी चीजें हैं, इसमें तो हम कामयाब हो सकते हैं। तो मेरा विजन क्लियर हुआ, और जब विजन क्लियर होने के बाद जो है सर विजय विरोधिया जी जो है चले गए, और मेरी मिसेज मेरे को देखने लगी और मेरे को कहा कि क्या करना है। मैंने कहा कि नहीं, एक बार ट्राई नहीं, अब की बार जो है मेरे को मौका दो, और मैं अब की बार जो है पीछे हटने वाला नहीं। दोस्तों 2 दिन हो गए, मिसेज पूछने लगी आप तो बोल रहे थे करने के लिए, क्या हुआ? तो मैंने कहा कि मैडम पैसे तो है ही नहीं। हालांकि मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी थी, क्योंकि मैं फोटोग्राफी का काम मेरा बंद हो चुका था। 1-1 रुपए के लिए मैं परेशान हो चुका था। मेरी मिसिज ने, बेचारी ने 500-700 रुपया इधर उधर से रखा हुआ था, तो वो 700 रुपया निकाल के मेरे को दिया, और उसने मेरे को कहा कि ये लीजिए। और जो है मेरे पास तो यही था, अगर इससे काम चलता हो तो। याद है मेरे भाई, मैं वो 700 रुपया लेके यमुनानगर में, मेरे एक फ्रेंड थे, मैं यमुनानगर के अंदर बिजनेस करने के लिए गया, और वहां पे उस दोस्त ने मेरे को, जब मैंने उसको प्लान बताया, उसने ज्वाइनिंग किया, और ज्वाइनिंग करने के बाद जो है वो मेरे को कहने लगा कि चलो रुद्रपुर चलते हैं, मेरा एक रिलेटिव वहां पे रहता है। तो मैं वहां पे जो है उस रिलेटिव के पास, उसके एक बाइक पे हम गए। सर्दियों के दिनों में बारिश हो रही थी, कपड़े गिल्ले हो रखे थे, और जैसे ही वहां पहुंचे, और जो है बड़े आराम से उसने दरवाजा बेचारे ने खोला, चाय वाय पिलाई, और जैसे ही हमने आरसिम की बात करने की कोशिश की, तो उस बंदे ने तुरंत एक ही चीज बोली कि यार देखो, ये मेंबर बनाने का काम अपने बस का नहीं है। अब जो बंदा मेरे को लेके गया था ना दोस्त, वो भी नेगेटिव हो गया। एक ही ज्वाइनिंग हुआ था, वही नेगेटिव हो गया। वहां से मायूस होके वापस लौट के आए। आज छोटी छोटी सी चीजों से लोग जो है बिजनेस को छोड़ के भाग जाते हैं। मैं पुराने साथियों से भी, जो मेरे को सुन रहे हैं, आप लोगों को भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि कुछ लोग बोलते हैं अरे यार ये तो पहले जुड़ गए थे इसलिए करोड़पति बन गए, आज कुछ नहीं है। अरे मेरे भाई, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर उस जमाने में आप लोग जुड़ जाते और आरसिम को छोड़ जाते तो जिंदगी में कभी आरसिम नहीं कर पाते। जितने चैलेंज उस समय पे थे, तो वहां पे बंदा छोड़ के चला गया। ये तो एक छोटा सा चैलेंज। दूसरा चैलेंज आपको बताता हूं। फिर हम, एक ऑफिसर थे वहां पे, हम उसको बार बार आरसिम के बारे में बताते। एक दिन वो बोलता है कि चलो यार तुम आज अपना शोरूम मेरे को दिखा के लाओ। हम उसको लेके गए, हम गलियों में से निकल के एक पिकअप सेंटर पे पहुंचे। तो उस समय पे आरसिम में जो है, क्योंकि कपड़ा ही हुआ करता था, तो 2-4 प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे। तो एक अलमारी के अंदर थोड़ा सा सामान रखा, उसमें 4-5 किटें रखी, और उसके ऊपर भी धूल जमी हुई थी। हमने उसको झाड़ झूड़ के उसमें से धूल मिट्टी निकली, और वो हमारी तरफ देख रहा है, वो दोस्त मेरे को देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, और वो ऑफिसर हमें बोल रहा है कि यार छोड़ो इसको, टाइम खराब मत करो, चलो अपना शोरूम दिखा के लाओ। अब हम उसको क्या बताएं कि दोस्त यही हमारा शोरूम है। हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं हुआ करते थे, हमारे पास कोई ऐसी चीजें नहीं हुआ करती थी जिससे कि हम लोगों को मोटिवेट कर सकें। आप सोचिए कि कितने चैलेंज के साथ हम लोगों ने उस समय पे किस तरीके से हमने आरसिम बिजनेस को किया होगा। ना कोई पिकअप सेंटर है, ना कोई एग्जाम्पल है। तो खैर कुछ दिनों तक काम किया, और वो 700-800 रुपया जो मेरे पास था वो खत्म होने लगा। और मैंने सोचा कि चलो पैसे का, मैंने दोबारा से कुछ पैसे लेके इधर उधर से इकट्ठे करके फिर बाहर निकलूंगा फील्ड में। चलो कई दिन हो गए, घर चलते हैं। मैं रिटर्न आया अपने घर, पानीपत चौराहे पे खड़ा अपने घर में, घर आने के लिए। तो यहाँ पे जो लोकल लोग, हरियाणा पंजाब के लोग समझ सकते हैं, पानीपत में गोहाना चौक है, वहां पे इसलिए खड़ा था क्योंकि मेरे पास 3 रुपया कम था, किराया पूरा नहीं था अपने घर आने के लिए। अपने घर आने के लिए किराया पूरा नहीं था मेरे पास। और जब मैं सोचने लगा इन चीजों के बारे में, तो
तो दोस्तों अब मेरे साथ दूसरी घटना, एक तो ये कि किराए के बिना खड़ा हूं अपने घर आने के लिए, और उन्हीं दिनों में हमारे घर पे एक बिटिया जन्म ले चुकी थी, किसी कारणवश मुंह का जो है माँ का दूध नहीं पीती थी। तो दूसरी घटना क्या घटी, इससे ज्यादा मैं आपको और क्या बताऊं मेरे भाई। मेरी बिटिया जो है दूध पीती, माँ का नहीं पीती थी, बाहर का हम उसको दूध पिलाते थे। मेरी मिसिज को दूध पिलाने के लिए 1 लीटर दूध खरीदना था, 25 से 30 रुपया चाहिए था। 20-30 रुपए की जरूरत मेरी मिसिज को थी, लेकिन वो भी पैसा मेरी मिसिज के पास नहीं था। मेरे अपने परिवार में, अड़ोस पड़ोस में से ही हमारा परिवार रहता था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनके पास पैसे के बारे में जाती है कि मेरी बिटिया रो रही है, मेरे को 1 लीटर दूध खरीदना है, मेरे जब वो आएंगे तो मैं आपको लौटा दूंगी। मेरी मिसिज को 30 रुपया मिल तो जरूर गया दोस्तों, लेकिन उसको टॉन्ट कसे गए कि भाई आने दो उसको, आवारागर्दी में घूमता है, वो जो है केले का ठेला क्यों नहीं लगा लेता, वो ये क्यों नहीं कर लेता, वो मजदूरी क्यों नहीं कर लेता। तो यहाँ पे जो है मेरे को टोंट कसे गए, लेकिन मैं बड़ा, आंखों में मेरे आंसू थे, तो मेरे को ऐसा लगने लगा कि शायद मैं इस सिस्टम के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं धन्यवाद करता हूँ उस खुदा का कि मेरे को ऐसी पत्नी मिली कि उसने मेरा सपोर्ट किया, और उसने मेरे को देखने के बाद कहा कि खान हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। और यहाँ पे आप लोगों को भी एक मैसेज मैं देना चाहता हूं मेरे भाई, अगर आप आरसी में सक्सेस होना चाहते हो तो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करो। आज क्या हो रहा है कि मिसिज काम कर रही है तो पति नहीं करने देता, पति कर रही है तो पत्नी नहीं करने देती। हम मेंबर बनाने का काम इसको समझते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है मेरे भाई, अगर तुम इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो और तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा सिस्टर जो भी एक ज्वाइंट फैमिली के अंदर आप लोग रहते हो, तो सबसे पहला काम ये करे कि अपनी पूरी फैमिली को एक मीटिंग जरूर अटेंड कराएं, पूरी फैमिली को। अगर तुम्हारी फैमिली मीटिंग अटेंड नहीं करेगी और आप अकेले लगे रहोगे तो आप लिख लेना, इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते, आप कहीं ना कहीं फंस के खड़े हो जाओगे। ब्रेकर नहीं चाहते अपनी जिंदगी में, तो एक बार अपने पूरे परिवार को जो है मीटिंग अटेंड जरूर करवाओ। और जब आप ये मीटिंग अटेंड करवा दोगे तो आपका वो पूरा परिवार आपका सपोर्ट करेगा। ये मेरी जिंदगी के वो दिन थे मेरे भाई जिसमें मैं काम करता और बड़ी मुश्किल से जो है ये मतलब दिक्कतें बहुत सारी हम लोगों ने सहन की, लेकिन काम करने लगा, और ज्यादा जुनून के साथ काम किया, और ज्यादा लोगों को बताना शुरू किया। अजनबी लोग जिंदगी में मिलते रहे, और फिर नई तरह का चैलेंज आया लोगों को। फिर मैं आपको दूसरा मैसेज देना चाहता हूं कि लोग छोटी छोटी चीजों से आरसीएम को छोड़ के भाग जाते हैं। दूसरा चैलेंज क्या है कि जब हमारा बिजनेस बढ़ने लगा, और हमारा बिजनेस जब बढ़ने लगा तो फिर दूसरे चैलेंज आने शुरू हो गए। वो दूसरी कंपनियां जो मार्केट के अंदर घूम रही थी, कोई कुछ करने के लिए, रातों रात करोड़पति बनाने के लिए, तो हमारा बिजनेस जैसे ऊपर बढ़ता कोई कंपनी आती और लोगों को प्लान दिखाते और ग्रुप को, उसमें से बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा मेरे भाई जो रातों रात करोड़पति बनना चाहते थे, और ऐसी ऐसी कंपनियां हमें बताने के लिए आई कि जैसे आरसीएम भीलवाड़े की कंपनी है, तो एक कंपनी भीलवाड़े से शुरू हुई, जो मेरे को प्लान दिखाने के लिए 2 लड़के आए। उन्होंने मेरे को बोला कि साबुद्दीन तुम इतने दिन हो गए आरसीएम में, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, देखो एक कंपनी आई है जो आपको 6 महीने के अंदर करोड़पति बना देगी। मैंने कहा चलो प्लान दिखाओ। उन्होंने मेरे को प्लान दिखाया कि 7,000 रुपए की ज्वाइनिंग है, इस 7,000 के बदले में आपको एक बकरी मिलेगी। और मैंने कहा ठीक है 7,000 में बकरी मिल गई तो फिर इससे कैसे करोड़पति। उसने कहा बकरी 6 महीने में जो है 6 बच्चे देती है, और उसके बाद जो है उसके बकरी 6 महीने में 2 बच्चे देती है, और फिर उसके बाद वो बच्चे 6 महीने में बड़े हो जाते हैं, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा के एक प्लान बताया, और बताया कि ये आपको जो है इस तरीके से करोड़पति बना देगी। क्योंकि मैं सही और गलत को समझ चुका था उस समय तक। मैंने कहा भैया मेरे को तो ये थोड़ा ही बहुत है, मैंने उनको मना कर दिया। और थोड़े दिन के बाद पता चला कि ना तो वहां पे भीलवाड़े के अंदर बकरी का पता, ना बकरी वालों का पता। अब कुछ लोगों ने देखा कि यार ये बकरी वाले तो बढ़िया फ्रॉड कर रहे हैं, बढ़िया लोगों से पैसा कमाने लग रहे हैं, चलो हम भी इनके पेटेंट पे दूसरा काम शुरू करते हैं। फिर एक दूसरा प्लान दिखाने के लिए कोई आया, उसने कहा अरे यार साबुद्दीन खान वो बकरी बुकरी वाले तो बेकार हैं, वो तो 6 महीने में करोड़पति बनाते हैं आपको, हम तो आपको 3 ही महीने में करोड़पति बना देंगे। मैंने कहा तुम भी बताओ भाई। अब उन्होंने दूसरा प्लान दिखाया कि सर वो तो जो है बकरी पालते हैं, हम सुअर पालते हैं, बकरी तो 2 बच्चे देती है, और हम जो है हमारा सुअर जो है 12 बच्चे देता है, और वो आपको 3 महीने के अंदर करोड़पति और
मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते गए। मेरे को आज भी याद है, एक शर्मा जी हुआ करते थे पानीपत से मेरे भाई, वो BMW ब्लैक गाड़ी के अंदर जो है मेरे को चेक दिखाने के लिए आए कि देखो साबुद्दीन, मैंने आरसीएम को इतने दिन किया, मेरा इतने का चेक था, और आज आरसीएम बिजनेस को छोड़ के मेरा इतने रुपए का चेक है। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, तुम करोड़पति सही, मेरे को थोड़ा ही बहुत है, लेकिन मेरे भाई 2 या 3 साल के बाद ही मैंने पानीपत के अंदर उसको गोलगप्पे बेचते हुए देखा है। तो मेरे भाई पेशेंस के साथ और सब्र के साथ, अगर हम ईमानदारी के साथ अगर हम किसी सिस्टम को करेंगे तो जो है आपको जीवन में बहुत सारी जो है कामयाबी मिलेगी। आपको दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। ये तो थे मेरे वो बुरे दिन, जिन चीजों के साथ मैंने काम किया और बड़ी मुश्किल के अंदर मैंने इन कामों को जो है डटा रहा, और बहुत सारे चैलेंज मेरी जिंदगी में आते रहे। कंपनी आई, किसी कंपनी को ने हमें छोड़ दिया और किसी कंपनी को हमने छोड़ दिया, लेकिन थक चुके थे और फिर दोबारा से डिसीजन लिया, किसी अच्छी कंपनी की तलाश में थे, और वो तलाश खत्म हुई आरसीएम में आने के बाद। और लगातार जब से आरसीएम बिजनेस को शुरू किया उसके बाद मेरे भाई इस तरीके से दोनों तरफ लगा के काम करना शुरू किया और मेहनत करनी शुरू करी। बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करने के लिए आए और बहुत सारे लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले गए, लेकिन हम लगातार इस बिजनेस के अंदर काम करते चले गए। आज ये साबुद्दीन खान, जिस साबुद्दीन खान के पास पेशेंस रखने का जो खुदा ने जो है मेरे को, हम सब लोगों को, जिन जिन लोगों ने पेशेंस रखा उनको क्या मिला उसके बदले में, पेशेंस रखने के बदले में वो क्या मिला मैं आपको बताता हूं। जो साबुद्दीन खान कभी अपने बच्चों को 20 रुपए का दूध खरीदने के लिए तरसता था, अगर आज मैं अपनी पूरी सिटी का भी दूध खरीद लूं, पूरी सिटी से दूध खरीद लूं, तो भी मेरे को पैसे के सोचने के बारे में जरूरत नहीं है। जिस साबुद्दीन खान को छोटे से कमरे में फोल्डिंग डालने के बाद 2 कुर्सियां रखी जाती थी, आज अगर ये साबुद्दीन खान जिस सिटी के अंदर रहता है, छोटे से कमरे के अंदर किराए में रहता था, आज मेरा जो घर है लगभग 2 करोड़ रुपए की कीमत से मैंने अपना घर बनाया। आज जिस हाल में खड़ा होकर जो मैं मीटिंग ले रहा हूं ना मेरे भाई, ये मेरा खुद का मीटिंग हाल है, क्योंकि आज मैं अपनी पूरी सारी चीजें आप लोगों को नहीं दिखा सकता। मेरा अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल है साबुद्दीन खान एजुकेशन के नाम से, उस पे मैं अपनी वो वीडियो आपको डालूंगा, उस पे दिखाऊंगा अपना वो ड्रीम हाउस के नाम से मैंने अपना घर बनाया, जिसमें पहली मंजिल पे जो है मीटिंग हॉल है, और दूसरी मंजिल पे मैं खुद रहता हूं, और तीसरी मंजिल पे गेस्ट हाउस है, और चौथी मंजिल के ऊपर मेरा स्विमिंग पूल है। एक छोटा सा सपना जो साबुद्दीन खान कभी जिंदगी में सोच नहीं सकता था कि हम यहां तक पहुंच जाएंगे। 1-1 रुपए का जो है, जो लोग उस समय पे जो लोग मजाक उड़ाते थे, मेरे रिश्तेदारों ने मेरी मजाक उड़ाई, मेरे पड़ोसियों ने मेरी मजाक उड़ाई, लोग जो है तरह तरह की बातें जो है मेरे बारे में बोलते थे कि ये तो लोगों को मेंबर बनाने का काम करता है, न जाने क्या क्या है। आज हम कामयाब मेरे भाई इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि लगे हुए हैं 3-4 साल से 5 साल से, लेकिन वहीं पे घूम रहे हैं। अब लोग हमें देख रहे हैं, अरे यार जब तेरा ही कुछ नहीं हुआ तो मेरा क्या करेगा। अरे मेरे भाई खुद को सक्सेस करके दिखा दो, लोग लाइन लगा के तुम्हारे पीछे आएंगे। मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है, स्टोरी नहीं बल्कि एक मेरी घटना मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ कि जो लोग मेरी मजाक उड़ाते थे ना, मेरे घर में मेरे बेटे ने जन्म लिया। जब मेरे को 30-30 रुपए के लिए तरसाया गया, दूध के पैसे मेरे पास नहीं हुआ करते थे, मन में एक आग लगी थी कि इन लोगों को जवाब दूंगा, एक कामयाबी का तमाचा इन लोगों के मुंह पे मारूंगा। किसी के साथ लड़ो मत मेरे भाई, अगर जिंदगी में किसी का कुछ करना है, अगर जिंदगी में किसी को जवाब देना चाहते हो तो कामयाब होकर दिखा दो, उसके मुंह पे तमाचा खुद लग जाएगा। मैं उनको जवाब देना चाहता था, तो मैं उनको जवाब देना चाहता तो मेरे घर में एक बेटा हुआ, मैंने उसका बर्थडे का प्रोग्राम रखा। लगभग 2 से 3 हजार लोग मेरे बेटे के बर्थडे में आए। आरसीएम के लोग जो है कश्मीर से लेके और पूरा इंडिया से लोग मेरे बेटे के बर्थडे में आए। हमारे लोकल में जो सिटी में मैं रहता हूँ, यहाँ पे डीएसपी थे, एक डीएसपी बदन सिंह राणा जी, वो मेरे बेटे के बर्थडे पे आए, और एक डीएसपी थे हमारे सफीदों से, वो मेरे बेटे के बर्थडे पे आए। हमारा लोकल प्रशासन सारा मेरे बेटे के बर्थडे में आया। आदरणीय सुरेंद्र जी वंश, राकेश शर्मा, विजय विरोधिया जी, ये सारे के सारे मेरे अपलाइन, मेरे अच्छे दोस्त भी थे और सारे मेरे अपलाइन भी थे, मेरे बेटे के बर्थडे में आए। और मेरे रिलेटिव भी यहाँ पे आए। एक साइड में खाना चल रहा था, उस खाने के अंदर मध्यम एक म्यूजिक चल रहा था, जिए जा आरसीएम के संग। एक तरफ डीजे लगा हुआ था, रोड के ऊपर गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। अब जो लोग दुकानें खोले हुए बैठे थे सड़क के ऊपर, जिनकी दुकानें थी, जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, वो देखने लगे कि यार ये साबुद्दीन खान तो वो आदमी है जो छोटे से कमरे में किराए पे रहता था, आज इसने क्या कर दिया, इतने बड़े बड़े ऑफिसर, इतना बड़े बड़े लोग इसके बच्चे के बर्थडे में आए हुए हैं। हैरान होने लगे। मेरे एक रिश्तेदार थे जो बहुत ज्यादा चिढ़ते थे आरसीएम बिजनेस से,
वो सब लोग मेरे बेटे के बर्थडे में जब आए तो हम लोगों ने क्या किया हुआ था, एक पैंट और एक शर्ट उसको पैक करवा रखा था। जो भी हमारे मेहमान थे हम उसको एक एक गिफ्ट वहां पे दे रहे थे। तो फंक्शन खत्म हुआ, सब लोग चले गए, हमारे जो रिलेटिव थे वो भी जाने लगे। उसमें से वो रिलेटिव जो हमारा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता था वो भी हमारे सामने आया। मेरी मिसिज के पास गया और मिसिज को बोलने लगा कि बहन जी चलते हैं, इजाजत दो। तो मेरी मिसिज ने गिफ्ट उठाया पैंट शर्ट का, उसको देने लगी। तो उस जमाने में 1500 रुपए की ज्वाइनिंग होती थी। तो उसने रिश्तेदार जो चिढ़ता था हमारे से, आरसिम से चिढ़ता था, मजाक उड़ाता था, उसने भी जेब में हाथ डाल के 1500 रुपया मेरी मिसिज को देने लगा। तो मेरी मिसिज ने कहा कि भैया ये क्या है? उसने कहा कि बहन मैं भी आरसिम करना चाहता हूं, ये 1500 रुपए क्या मेरे को भी ज्वाइनिंग करा दो। तो मेरी मिसिज ने कहा कि भैया आप तो आरसिम को जान तो लो पहले, आप तो इसकी मजाक उड़ाते थे, इसे चिढ़ते थे, पहले इसको जान तो लो। अब वो दोस्त क्या बोलता है, क्योंकि 2 दिन से यहाँ पे देख रहा था, जहां पे खाना चल रहा था टेंट के अंदर, वहां पे भी चल रहा था जिए जा आरसिम के संग। जहां पे डीजे चल रहा था वहां पे भी चल रहा था जिए जा आरसिम के संग। रोड पे गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। अब वो मेरी पत्नी कहती है कि भैया पहले इसको जानकारी ले लो। अब वो रिश्तेदार बोलता है कि बहन 2 दिन हो गए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, चला टेंट में भी आरसीएम है, डीजे पे भी आरसीएम है, रोड पे भी आरसीएम है। आज भी अगर मेरे को आरसीएम समझ में नहीं आएगा तो कभी समझ में नहीं आएगा। मेरे भाई जो दिखता है वो बिकता है। उसने मेरी सक्सेस को देख के तुरंत अपने बिना कहे उसने पैसे निकाल के देने की कोशिश की कि मेरी भी ज्वाइनिंग करा दो। और जब तक मैं सक्सेस नहीं था, खुशामद करनी पड़ती थी, लोग सुनना पसंद नहीं करते थे। अभी जिस घर के अंदर मैंने शिफ्ट किया, आदरणीय सुरेंद्र जी वत्स मेरे घर की ओपनिंग के लिए आए और यहाँ पे कम से कम 2000 लोग ओपनिंग पे आए। फिर यहाँ पे सारा प्रशासन मौजूद था। आज मेरे भाई जो आदमी मेरे घर के आगे से निकल जाता है, वो जो आदमी जो मेरी टीम के लोग विजिट कराने के लिए मेरे घर की लेके आते हैं कि सर ये देखो आरसीएम से सपना पूरा हुआ है, तो लोग मेरे घर को देख के आरसीएम ज्वाइनिंग कर लेते हैं। मेरे को आरसीएम समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे भाई पहले खुद सक्सेस होके दिखाइए। हम दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं कि भाई एक लेग मेरा अपलाइन चला देगा, एक लाइन मेरी चल जाएगी। जो है कोई अपलाइन के पीछे पड़ा हुआ है, कोई डाउन लाइन के पीछे पड़ा हुआ है, और हम सोचते हैं कि दूसरा ही हमारे सपनों को कोई पूरा कर देगा। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है कि मतलब जो है लोग बोलते हैं कि सर हम ये भी कर रहे हैं फिर नहीं हो रहा है। असल में दिक्कत कहां पे है कि मेरी टीम के अंदर एक ऐसा सिंपल साधारण सा एक बंदा था, बिल्कुल मोटे से दिमाग का एक आदमी। उसने एक दिन मेरे को कहा कि सर मैं बताऊं लोगों को आरसीएम क्यों नहीं चलता। तो मैंने फटाक से डायरी उठाई और मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत बड़ी बात बताने वाला है, ये तो बहुत बड़ी बात बताने वाला है। जो सभी लोगों की समस्या है, लोगों को आरसीएम क्यों नहीं चलता, मैं भी लिख लूंगा। तो उसने कहा सर डायरी उठाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा यार इतनी बड़ी बात बताने जा रहे हो। तो उसने कहा सर डायरी उठाने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊं लोगों का आरसीएम क्यों नहीं चलता। मैंने कहा बताओ। उसने कहा लोग करते ही नहीं। तो लोगों को आरसीएम क्यों नहीं चलता? क्योंकि लोग करते ही नहीं। आपने आरसीएम को ज्वाइनिंग कर लिया तो समझ लिया कामयाब हो जाओगे क्या? अरे मेरे भाई ऐसा नहीं है। आरसीएम को ज्वाइनिंग करने से आरसीएम नहीं चलता। आपने स्कूल में एडमिशन ले लिया, स्कूल में ही ना अगर आप जाओगे तो क्या पास हो जाओगे क्या? आपकी जॉब लग गई, आप ड्यूटी पे नहीं जाओगे तो आपको तनख्वाह मिल जाएगी क्या? आप जिंदगी में सपने पूरा करना चाहते हो और उसके लिए समय नहीं निकालना चाहते हैं। बोलते हैं 1 घंटे की मीटिंग अटेंड करनी, और यार समय नहीं है। अब मेरे को तो कई बार हंसी आती है आज भी। कई बार मतलब जो है इस लॉकडाउन के अंदर इस जो कोरोना का जो सिस्टम पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहर इसने मचाया हुआ है। और कई लोगों को तो अब भी फोन करते हैं तो बोलते हैं सर बिजी हैं। अरे किसको धोखा दे रहे हो मेरे भाई? आप हमें धोखा नहीं दे रहे हो बल्कि अपनी जिंदगी को धोखा दे रहे हो, अपने बच्चों को धोखा दे रहे हो। अपने घर में रह के भी हम बहाने बना रहे हैं कि हम तो जो है बिजी हैं। कहां पे बिजी हैं मेरे भाई? आज भी अगर हम नहीं समझे, आज भी अगर हम नई इन चीजों को, आज मल्टी लेवल मार्केटिंग जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, आज हर मामला जो है नीचे की तरफ है, लेकिन ये जो सिस्टम है बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जाने लग रहा है। तो इसको समझने की कोशिश करें। क्या है आरसीएम बिजनेस? अरे मेरे भाई क्या है आरसीएम बिजनेस? मैन्युफैक्चर टू कस्टमर, यानी कि जो नए साथी हैं, मैं आप थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि करोड़ों रुपए की मैंने बात कर दी। ये पैसा कहां से आता है? आप सोचते होंगे कि मेंबर बनाने से पैसा आता है। अरे भाई इसको समझने की कोशिश करें। मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं, बाकी जिसने मीटिंग अटेंड करने के लिए आपको बोला है तो उससे आप इसको समझ लेना। पहले क्या होता था, एक फैक्ट्री होती थी, एक मैन्युफैक्चर होता था, उसने 100 रुपए की चीज बनाई, बिचौलियों के माध्यम से गुजरते हुए जब वो ग्राहक तक पहुंचती थी तो 100 रुपए की चीज हमारे तक आते आते 200 रुपए की हो जाती थी।
मानते हैं आप इस चीज को? आप सोचते होंगे यार ये 100 रुपए की चीज 200 में मिली है, कोई बात नहीं, बिचौलियों के भी तो बच्चे हैं। आप जितना सोचोगे उस तरह का आइडिया आपके दिमाग आपको देगा। आपको थोड़ा सा दर्द होना चाहिए इस चीज को लेके कि आपने 100 की चीज बनाई कंपनी ने, आप तक पहुंचते पहुंचते 200 रुपए की हो गई, आपका बीच में चला गया 100 रुपया। कोई खास दर्द नहीं हुआ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा दर्द करूंगा अगर समझने की कोशिश करेंगे तो। दूसरा सवाल करता हूं, 1000 रुपए की चीज बनी, आपको कितने में मिलेगी? बिचौलियों के माध्यम से आके 2000 की। बिचौलियों में कितना चला गया? 1000। कुछ दिक्कत हुई? थोड़ी बहुत नहीं हुई कुछ लोगों को। चलो, अगर 10,000 रुपए की चीज कंपनी ने बनाई, बिचौलियों के माध्यम से आप तक जो है 20,000 रुपए की पहुंची, तो आपका बिचौलियों पे कितना चला गया? 10,000। कुछ दर्द हुआ? नहीं हुआ ना? चलो, थोड़ा सा नहीं हुआ अभी तक कुछ लोगों को। अगर 1 लाख रुपए की चीज बनी कंपनी में, बिचौलियों के माध्यम से तक आते आते अब तक कितने की हो गई? 2 लाख रुपए की। बीच में कितना चला गया? 1 लाख रुपया। कुछ दर्द हुआ? अगर एक इंसान 60-70 साल की जिंदगी जीता है और वो मजदूरी भी अगर करता है ना मेरे भाई, वो पूरी जिंदगी में 1 करोड़ रुपया तो कमा ही लेता होगा। लेकिन क्या उसके पास होता है? नहीं होता मेरे भाई। उसने अपनी जिंदगी में 1 करोड़ रुपया कमाया और 50 लाख रुपया बिचौलियों को दे दिया। 50 लाख रुपया बिचौलियों को दे दिया। हमारी कंपनी ने मल्टी लेवल मार्केटिंग में ये सिस्टम क्या कहता है, आरसीएम बिजनेस क्या कहता है कि हमने बिचौलियों को सबको बीच में से निकाल दिया और माल बना के सीधा ग्राहक तक पहुंचा दिया, और ये जो बीच का पैसा था ये आपको रिटर्न कर दिया। ये आप ही का पैसा हमारी कंपनी आपको रिटर्न कर देती है। क्या हम कोई गुनाह कर रहे हैं? क्या हमें ये पैसा, अपना पैसा वापस नहीं लेना चाहिए? अभी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोल के गए हैं कि स्वदेशी का प्रोडक्ट अपनाओ, और वो हमारे देश के लिए बोल के गए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों के टाइम पे हम भी होते तो 2-2 हाथ कर लेते। मेरे भाई क्या कर लेते? 2-2 हाथ। सोच के देखो मेरे भाई, आज इन चीजों के बारे में अगर हम गहराई से सोचेंगे ना, मैं तो कई बार अपने सेमिनार मीटिंग में बोलता हूं कि मैंने रामदेव जी की एक सीडी सुनी थी, और उस काफी पहले सुनी थी रामदेव जी की एक सीडी। उसमें रामदेव जी बोलते हैं कि अगर विदेशों से काला धन आ जाएगा तो हमारे देश में चांदी की सड़कें बन जाएगी और सोने की लाइटें लग जाएंगी। मैं साबुद्दीन खान आपको गारंटी दे सकता हूं, इससे कितने फायदे होंगे अगर हिंदुस्तान का हर आदमी आरसीएम बिजनेस का प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दे, अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर दे, तो इससे फायदा क्या होगा? काला धन आएगा नहीं आएगा मेरे को नहीं पता, लेकिन एक गारंटी मैं जरूर दे सकता हूं, अगर हर इंसान ईमानदारी से यहां से प्रोडक्ट लेना शुरू कर दे और ये बिचौलियों का पैसा वापस आना शुरू हो जाए, तो यहाँ पे जो है ना, चांदी की सड़कें नहीं बल्कि सोने की सड़कें बन सकती है और सोने की लाइटें लग सकती है मेरे भाई। आप सोच के देखिए, आप एक गांव के रहने वाले हैं, आपके एक गांव के अंदर 5 लाख रुपए का खर्च डेली होता है, उसमें से 2.5 लाख रुपया बिचौलियों के पास चला जाता है। अगर 5 लाख को 30 दिन से गुना करें तो कितना हो गया? उसका 50% निकाल के देखो। अगर आपके गांव के विकास में लग जाएगा तो क्या आपको किसी मंत्री संतरी के पीछे घूमने की जरूरत पड़ेगी? नहीं मेरे भाई। हमारे आरसीएम बिजनेस करने से दूसरा पहला फायदा तो क्या है कि आपको ये पैसा तो मिलता ही है फाइनेंशियली, आपको जो जिस चीज के पीछे हम सारी जिंदगी दौड़ते हैं पैसा आपके घर में रिटर्न आता है। दूसरा फायदा क्या होता है कि जब हम यहां से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका 100% बिल हमें मिलता है। क्या मिलता है? बिल, जिससे हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं, हम अपने देश के प्रति वफादार रह सकते हैं। आज एक चीज बताइए, जितने भी लोग हम मार्केट से सामान खरीद के लाते हैं, कितने लोग हैं जो बिल लेके आते हैं? नहीं लेके आते। यहां से जब सामान खरीदोगे तो आपको बिल मिलेगा। ये कितना बड़ा बेनिफिट है, जानना चाहते हो? आप लोगों ने नायक एक पिक्चर देखी होगी जिसमें अनिल कपूर एक दिन का सीएम बनता है। वो बोलता है सीएम बनते ही कि मेरे देश के लोगों जहां से सामान खरीदते हो ना, बिल लो। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल दिखाया था उस पिक्चर के अंदर। तो लोग बिल मांगना शुरू कर देते हैं और शाम को जब हिसाब किताब करते हैं तो 200 करोड़ रुपया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खजाने में जमा हो जाता है सिर्फ बिल मांगने से। देखिए है ना पिक्चर नायक, देखी है, लेकिन उसमें चीजें देखिए, हीरोइन बड़े काम की थी, गाने बड़े अच्छे थे, मैसेज किसी ने नहीं समझा, उसको बड़े ध्यान से देखना। 200 करोड़ रुपया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा हो जाता है। और आज हमारे देश में कितनी स्टेट है मेरे भाई? 30 स्टेट है, 30। और 30 को अगर 200 से गुना कर दिया जाए तो 6000 करोड़ रुपया डेली हमारा टैक्स चोरी हो रहा है। और 6000 करोड़ रुपया डेली अगर मान लेते चोरी होता है तो 6000 करोड़ इंटू में 30 दिन कर दिया जाए तो कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। इतना मोटा पैसा हमारा वापस देश के काम आ सकता है।
हम देश के लिए जो है कुछ कर सकते हैं इस सिस्टम के माध्यम से। पहला फायदा, हमारे घर में जो बिचौलियों के पास पैसा जाता तो वो रिटर्न आएगा। दूसरा फायदा, हमारे देश को टैक्स जाएगा। और तीसरा फायदा कि मार्केट्स के अंदर आज मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता आप लोगों को, हमें ओरिजिनल सामान खाने को यहाँ पे मिलेगा। आज मार्केट के अंदर जो मिल रहा है, मैं क्लिप है मेरे पास उसकी, कि धनिया पाउडर के अंदर जानवरों का गोबर मिला के बेचा जा रहा है, हल्दी के अंदर पीली मिट्टी मिला के बेची जा रही है मेरे भाई, और चाय की पत्ती के अंदर चमड़े के जूते को पीस के मिला के बेचा जा रहा है, चमड़े के जूते को पीस के मिला के बेचा जा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं अरे आरसीएम का सामान तो महंगा है। अरे मेरे भाई, बिना जानकारी लिए मार्केट में टाटा का नमक कितना का है और आरसीएम का कितने का, पहले पता तो करो जाके। अरे मार्केट में लिबर्टी का जूता जो है वो 3000 का मिल जाएगा और उसी जैसा जूता मार्केट में आपको 300 रुपए का मिल जाएगा। हम जिंदगी भर कमाते हैं, अगर हमारी हेल्थ ही सही नहीं रहेगी, खान पान की वजह से हमारी हेल्थ ही अगर खराब हो जाएगी तो क्या करोगे उस पैसे का। तो ओरिजिनल सामान आपको यहां से मिलता है। और चौथी चीज, यहां पे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर टू कस्टमर के बीच में एक माध्यम और होता है जिसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। इतना गहरा असर उस चीज का हमारे ऊपर पड़ गया है कि जो भी हम टीवी पे देखते हैं उसी को खरीद के लाते हैं, करोड़ों रुपया हमारा एडवर्टाइजमेंट में चला जाता है। मेरे भाई, इस सिस्टम के अंदर हमने सब चीजों को बीच से निकाल दिया, एड को निकाल दिया, बिचौलियों को निकाल दिया, वो सारा पैसा बचा के वापस एक ग्राहक को, एक आम आदमी के, एक गरीब आदमी के घर में रिटर्न पहुंचता है। तो क्या हम गुनाह कर रहे हैं क्या? नो मेरे भाई। टीवी का कितना गंदा असर हमारे दिमाग पे पड़ गया। अरे मेरे भाई, आप सोच के देखो इस चीज को कि मैं तो हंसता हूं कई बार कि मैं एक बार हैदराबाद एयरपोर्ट से बाहर निकला और मैंने देखा एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड पे जो है एक लड़की छपी हुई है, उसके कपड़े भीगे हुए हैं और नीचे लिखा हुआ है अंबुजा सीमेंट का कमाल है। काफी देर तक समझ में ही नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। तो फिर बाद में समझ नहीं आया कि यार यहाँ पे इस लड़की की जगह अगर खली की फोटो होती तो अच्छा लगता कि शायद सीमेंट से कोई अच्छा मजबूत उससे बना होगा, लेकिन वहां पे लिखा है कि एक अंबुजा सीमेंट का कमाल है। हद हो गई मेरे भाई, दिमाग बिल्कुल ब्लॉक कर दिया उन लोगों ने हमारा। और हम इसलिए सीमेंट अंबुजा का खरीद के, जिसकी नजर उस बोर्ड पे पड़ी होगी ना, इसलिए अंबुजा खरीद के ले आया कि अरे वहां पे एक लड़की की फोटो लगी थी, नीचे लिखा था अंबुजा सीमेंट का कमाल है। इसलिए मेरे भाई हम वहां से उस प्रोडक्ट को खरीद के ले आते हैं। और भी बहुत सारे इसी तरीके के एग्जांपल हैं। जिन लोगों को जिस चीज के बारे में पता ही नहीं, वो लोग उस प्रोडक्ट की ऐड करते हैं वहां पर, हम खरीद के ले आते हैं। हमारा करोड़ों अरबों रुपया जो है उस सिस्टम के बीच में चला जाता है। हम वो पैसा भी वहां से बचा के जो है लोगों को जो है वापस जो है लोगों के घरों तक वापस पहुंचाते हैं। मेरे को आज एक चीज समझ में नहीं आती मेरे भाई, लोग बोलते हैं हम करोड़ों रुपए की बातें करते हैं, यहां से करोड़ों रुपया आ जाता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अरे मेरे भाई, मैं आपको थोड़ा सा एक वापस लेके जाता हूं कि बिना पैसे लगाए करोड़ों रुपया कैसे कमाया जा सकता है। मैंने किताब के अंदर पढ़ा था कि इंसान अगर समय के साथ अपने आप को नहीं बदलेगा तो पिछड़ जाएगा, और समय के साथ जो लोग अपने आप को बदल लेंगे वो कामयाब हो जाएंगे। कैसे आ सकता है करोड़ रुपया? थोड़ा सा एक मैं प्रैक्टिकल दूंगा, मैं किताब की बात नहीं करूंगा आपसे। मेरे को याद है कि मेरे पापा ने मेरे को एक चीज बताई कि हमारे गांव में एक बहुत बड़े अमीर आदमी थे, उसके पास बहुत ज्यादा जमीन थी 80-90 साल पहले, मेरे दादाजी के टाइम में। तो उस जमाने में मेरे दादाजी आ रहे थे रास्ते से, एक बकरा खरीद के लेके आए। क्या लेके आए? एक बकरा खरीद के लेके आए। तो रास्ते से वो आदमी मिला जो हमारे गांव का अमीर आदमी था, और मेरे दादाजी को कहने लगा कि मियाँ जी बकरा तो बहुत अच्छा है। उसने कहा हाँ जी। उसने कहा यार एक काम करिए, बकरा मेरे को दे दे और वो जहां तक जमीन पड़ी हुई है तुम रख लो। तो मेरे दादाजी ने कहा मेरे को पागल समझा है क्या, मैं बकरा दे दूं तेरे को? तो मेरे दादाजी ने जो है उसको बकरा नहीं दिया। आज मेरे भाई वो जो जमीन मेरे बकरे के बदले में मेरे दादा को मिल रही थी ना, करोड़ों रुपए की जमीन है जो मेरे दादा को एक बकरे के बदले में मिल रही थी, लेकिन उस समय पे उस जमीन की वैल्यू 0 थी और बकरे की वैल्यू ज्यादा थी। जिन लोगों ने 200 रुपए गज में प्लॉट खरीदे हुए हैं ना दोस्त, आज एक प्लॉट भी सही ढंग की जगह पे खरीद लिया, करोड़पतियों की लिस्ट में आ चुके हैं। आज भी आप लोगों को प्लान दिखा रहे हैं लोग आपको, भाई साहब एक प्लॉट खरीद ले। आरसीएम बिजनेस मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और लोग ऐसे नखरे करते हैं, ऐसे दूर भागते हैं हमारे से, जैसे हमने 12 वोल्ट का उनको करंट मार दिया हो, जैसे हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह उन पे कर दिया हो। इस तरह की चीजें वो लोग सोचते हैं। बड़ी हैरानगी होती है कि बदलाव की बात कर रहा हूं कि जमाना बदला कि नहीं बदला मेरे भाई। 200 रुपए गज में जो जमीन बिकती थी, आज वो लाखों रुपए गज में जमीन बिक रही है।
तो कैसे वो 200 रुपए गज की जमीन लाखों में चली गई? तो कैसे यहां पे बिना पैसे लगाए करोड़ों रुपए कैसे आ सकता है? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जमाना बदल रहा है और जमाने के साथ हमें बदलना चाहिए। मेरे पापा जी बोलते थे कि भाई एक समय की बात है कि यार कैसा जमाना आ गया, आज के शादी के अंदर लड़के लड़कियों की शादियों पे इतना पैसा लगता है, इतना दहेज देते हैं, गरीब आदमी बच्चों की शादी नहीं कर सकता। मेरी जब शादी हुई थी ना, तो मेरी शादी के अंदर कुछ भी नहीं खर्चा हुआ था। जो है मेरी जब बारात गई थी तो इतने गधे, इतने घोड़े, इतनी बैलगाड़ियां मेरे बारात के अंदर गई थी और कुछ भी ज्यादा खर्चा नहीं आया था। तो मैंने पापा से पूछा कि पापा आपकी बारात कितनी किलोमीटर गई थी? उसने कहा कि 30 किलोमीटर गई थी। तो मैं हंसने लगा। तो पापा ने पूछा तू हंस क्यों रहा है? मैंने कहा पापा अगर आपकी सगाई कलकत्ता में हो जाती हरियाणा से, तो आधी जिंदगी तो पैदल निकलने में निकल जाती, रास्ते में पैदल चलते चलते निकल जाती आधी जिंदगी, हमारा क्या होता? लेकिन आज जमाना बदला। एक आदमी को दिल्ली से कलकत्ता जाना है तो मात्र जो है वहां से दिल्ली से एयरपोर्ट से पकड़ो फ्लाइट और जो है सीधा कलकत्ता 2 घंटे के अंदर पहुंच जाओ। तो जमाना बदल रहा है और जमाने के साथ काम करने के तरीके बदल रहे हैं। और जो इंसान काम करने के तरीके के साथ अपने आप को नहीं बदलेगा मेरे भाई, वो पिछड़ जाएगा। आपको काम करने के तरीकों के साथ बदलना पड़ेगा अपने आप को, नहीं बदलोगे तो पिछड़ जाओगे। आज आरसीएम के थ्रू आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट खाने का मौका मिल रहा है, अपने देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। आप जो है अपने उन अपलाइन के साथ जब बैठ के समझोगे सिस्टम को, अरे यार कौन सी आफत आ गई, जो आप काम कर रहे हो करते रहो ना। आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, करते रहो, उसके साथ साथ काम करना शुरू कर दो। दिक्कत कहां पे होती है कि जैसे ही आरसीएम बिजनेस शुरू किया, अरे 15 साल तो हमने पेशेंस रख लिया पढ़ाई करते करते, और जैसे ही आरसीएम शुरू किया 2 महीने होते नहीं अपलाइन को फोन करते हैं मेरा चेक तो आया ही नहीं, मेरा चेक तो आया ही नहीं। तो पेशेंस नहीं रखते। यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। और पेशेंस अगर नहीं रखोगे तो ज्यादा टाइम देर इस बिजनेस में नहीं, आप इस बिजनेस में रुक सकते। मैंने एक वीडियो थोड़े दिन पहले जारी किया था और वीडियो के अंदर एक चीज और बताई थी, जो पुराने साथी हैं उनको मैं आपको और बता दूं कि अगर आप किसी के भरोसे बिजनेस को कर रहे हैं कि मेरा एक लाइन मेरी अपलाइन चला देगा और दूसरी लाइन मैं चला दूंगा, तो बहुत गलत दिशा में आप लोग जा रहे हो। आपके सपने जिंदगी में आप 10, 5,000, 20,000 तक पहुंच सकते हो, लेकिन सपने पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने सपनों को किसी के और के हाथ में दिया। कल को आपका अपलाइन छोड़ के चला जाए तो क्या करेगा? कौन चलाएगा तुम्हारी लेग? अरे मेरे भाई, जिंदगी में अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो अपने सपने पूरे करने के लिए खुद को आगे आना पड़ेगा, अपने ड्रीम को मजबूत करना पड़ेगा। कोई करे या ना करे, मेरे को करना है, इस चीज के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारे मेरे नए साथी यहाँ पे हैं। आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं मेरे भाई, मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था तो मेरी माँ ने हमारे स्कूल में से एक टूर जा रहा था कहीं पे, तो मेरे दोस्त मेरे को कहने लगे कि साबुद्दीन चलो टूर पे चलते हैं। तो मैंने कहा यार मैं तो टूर पे इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो मेरे दोस्त मेरे से जिद करने लगे कि नहीं यार चलना पड़ेगा ये वो। तो मैं अपनी माँ के पीछे लग लिया कि माँ मेरे को भी पैसे दे, मेरे को भी टूर पे जाना है। पीछे लगा रहा। ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ते थे जब। तो बेचारे बैकग्राउंड कमजोर होते हुए भी मेरी माँ ने मेरे को 500 रुपया दिए, और गुस्से में जब उसने मेरे को 500 रुपया दिया तो मेरे को बोला कि ले साबुद्दीन ले, लेकिन जिंदगी में कुछ कर ले, नहीं तो पछताएगा जिस दिन तेरे घर में वो आ जाएगी, पछताएगा जिस दिन तेरे घर में वो आ जाएगी। मेरे को समझ नहीं आता था कि मेरी माँ मेरे को क्या कहना चाह रही है, मेरे को क्यों डराती है कि यार दुनिया की शादियां होती है, मेरे को क्यों शादी से मेरी माँ डराती है कि तेरे को पता लग जाएगा जिस दिन वो आ जाएगी। आज जितने भी नए साथी मेरे को सुन रहे हैं या पुराने साथी मेरे को सुन रहे हैं, अपनी माँ का मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूं। मेरे भाई, आज के टाइम पे जो है मैं टूर पे गया वहां पे 500 रुपया लेके, और जो है आज मेरे को समझ में आया कि मेरी माँ मेरे को क्या कहना चाहती थी। जब मेरी शादी हुई ना, तो मैं गुहाना में अलग रहता था, मम्मी पापा गांव में रहते थे। तो मेरी मिसिज ने शादी होने के तुरंत बाद मेरे को बोला जी एक डायरी पेन निकालना। अब नई नई शादी हुई थी, मैंने सोचा कि कोई शेरो शायरी लिखवाएगी, खुश हुआ। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उसने बोला कि लिखो 1 किलो नमक। मैंने लिखा 1 किलो नमक। फिर बोला कि लिखो 1 किलो उड़द की दाल। मैंने लिखा 1 किलो उड़द की दाल। फिर बोला कि लिखो 1 किलो उड़द की दाल। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, हमारी नई नई शादी हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उड़द की दाल 2 बार लिखवाएगी। तो मिसिज ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि उड़द की 2 तरह की दाल आती है, एक धुली हुई दाल आती है, एक बिना धुली हुई दाल आती है। दोस्तों, दिमाग खराब हो गया, क्योंकि जब तक माँ बाप ने कमा के दिया पता नहीं था कि दाल कौन सी आती है।
जब खुद कमा के लाना पड़ा तो पता चला कि दाल की 2 किस्म होती हैं। तो लिखवाया उसने 1 किलो उड़द की दाल, 1 किलो मूंग की माल, 1 किलो मसूर की दाल, 1 किलो लिपस्टिक, 1 किलो सलवार कमीज। और जब इतना बड़ा टोटल लग के आया तो पसीने निकल के आए और मेरे को याद आई मेरी माँ, पता लग जाएगा जिस दिन तेरे घर में वो आ जाएगी। ये बात मेरे को उस दिन समझ में आई। आजकल के बच्चों को हम बोलते हैं कि भैया आरसिम का प्लान देख ले, आरसिम समझ ले, तो ऐसे दौड़ते हैं, ऐसे करंट मारते हैं जैसे हमने उनको कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, उनको करंट मार दिया उन लोगों को। आजकल के बच्चों का यंग जो है उनका स्टैंडर्ड क्या है जानना चाहते हैं ना? आजकल के यंग बच्चों का स्टैंडर्ड क्या है, जिनको हम आरसीएम बताते कूद के पढ़ते हैं जैसे बहुत बड़े दिक्कत। जब उनको फोन वो किसी को करते हैं आज के टाइम पे जो है, तो फोन करते हैं तो मिस कॉल करके छोड़ते हैं, अंदर से डब्बे बने पड़े, और आरसीएम की बात करते दूर दौड़ते हैं एकदम से। आजकल के जो यंग ब्लड हैं, माफ करना मेरे भाई, मेरे को मैं अपनी माँ की बातें आपको बताने लग रहा हूं। तो आजकल यंग बच्चों की जब सगाई मंगनी हो जाती है, सगाई हो जाती है, एक तरफ कोने में लगी होती है लड़की, एक तरफ कोने में लगा होता है लड़का। मेरी जान तू आ तो जा, तेरे लिए सितारे तोड़ के ले आएंगे, तेरे लिए चांद तोड़ के ले आएंगे। और वो जमीन आसमान चांद सितारे सब जमीन पे होते हैं जब उनकी मंगनी होती है। थोड़े दिन के बाद जब उनकी शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद जब वो जान घर पे आती है और दिवाली का त्योहार आता है या ईद का त्योहार आता है, और वो जान बोलती है मेरी जान तू तो चांद सितारे तोड़ के लाने वाला था, तू मेरे लिए 3000 की एक साड़ी ला के दे दे ना, तो उसके चांद का पता लगता ना उसके सितारों का पता लगता। और उस दिन बड़ी शर्मिंदगी से अपनी गर्दन को जो है ना नीचे झुकाना पड़ता है, और जो है बड़ी शर्मिंदगी का दिन होता है जब अपनी पत्नी के सामने गर्दन झुकानी पड़ती है। आज ये साबुद्दीन खान आपको गारंटी देता है, इस बिजनेस के अंदर कम से कम टेक्निकल के लेवल तक आप पहुंच जाओ, इस बिजनेस के अंदर कम से कम एक लेवल आप अच्छे लेवल तक आप पहुंच जाओ, कभी शर्मिंदगी के साथ आपको अपनी पत्नी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई। तो आरसीएम बिजनेस जो है वो कोई मामूली मेंबर बनाने का काम नहीं है। एक दिन में 1 घंटे में बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझाई जा सकती। जिस आदमी ने आज आपको इस मीटिंग के लिए बुलाया है, आप उसके साथ बैठिए, मैन टू मैन बैठ के आप इसको समझिए, इसका फ्यूचर क्या है वो समझिए, आने वाला समय मल्टी लेवल मार्केटिंग का किस तरीके से इसका भविष्य है वो समझिए। आज इसको अमीर गरीब जो है, पढ़े लिखे अनपढ़ सब तरह के लोग इस बिजनेस को जो है बहुत तेजी के साथ करने लग रहे हैं मेरे भाई, बहुत तेजी के साथ इस बिजनेस को करने लग रहे हैं। तो आप इन चीजों को देखते हुए जब आगे बढ़ोगे तो सीख के अपने अपलाइन के साथ इसमें कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। जिस आदमी ने आपको ज्वाइनिंग कराया है उसकी रिस्पेक्ट करें, अपने अपलाइन की इज्जत करें, अपनी डाउनलाइन की भी इज्जत करें। कई बार हम जो है थोड़ा सा जैसे ही सिस्टम को सीख लेते हैं तो अपलाइन को तो ऐसा समझते हैं कि कई लोग समझते हैं, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं होते। बहुत जल्दी लीडरशिप उनके अंदर आ जाती है और वो सोचते हैं हम तो कंप्लीट हो गए, हम तो संपूर्ण हो गए, और वो अपने प्लान को इग्नोर कर देते हैं, साइड में कर देते हैं और सब कुछ खुद करने की कोशिश करते हैं। याद रखना मेरे भाई, इस बिजनेस के अंदर अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, अगर अपलाइन को साइड में रख के बिजनेस को करोगे तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। अपलाइन वो नहीं होता जिसने आपको ज्वाइनिंग कराया, अपलाइन वो होता है, जरूरी नहीं है कि वो आदमी ने जिसने आपको ज्वाइनिंग कराया वो आपका अपलाइन है, हो सकता है वो छोड़ के चला जाए। जो आपका ग्रोइंग अपलाइन है, जो आपको फोन करता है, जो आपकी चिंता करता है, जो आपको आगे लेके बढ़ना चाहता है, आप उसके टच में रहिए। अपलाइन को इग्नोर करके, अगर मैंने अपनी इस वीडियो में के अंदर भी ये बताया था कि अगर अपने माँ बाप को, अगर अपने बच्चों से अपनी पिटाई करवानी है तो अपने माँ बाप को पीट दो। आप अपने अपलाइन के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूं वैसा व्यवहार आपकी डाउनलाइन आपके साथ करने वाली है। तो आप उसके ऊपर जब काम करें तो वो सारी चीजें, और मैं अगली वीडियो जो है जब भी दोबारा मौका मिलेगा यूनिक एजुकेशन के माध्यम से मैं फिर आप लोगों से मुलाकात करूंगा, क्योंकि लगभग मेरा 1 घंटा ये पूरा हो चुका है। ये जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम है इसको जो है सब्सक्राइब करें और जो है दूसरे लोगों तक इसको शेयर करें और जो है लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाएं। मैं तो हैरान हूं कि पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आरसीएम की हमारी टीम है और बहुत बड़ा जो है आज व्यूअर हमारे इस यूट्यूब चैनल के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि दोस्त अगर आरसीएम वाले ठान ले तो क्या नहीं कर सकते। आप ज्यादा से ज्यादा, हम ये भी रिकॉर्ड बनाए कि हिंदुस्तान के अंदर अगर यूट्यूब पे कोई चैनल सबसे ज्यादा देखा जाता है तो यूनिक एजुकेशन सिस्टम देखा जाता है। तो दोस्तों मैं इसी बात के साथ
कि आप लोगों को, मेरे को नहीं पता, मैंने अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस जो मेरे साथ घटनाएं घटी वो मिली जुली करके आप लोगों को बताने की कोशिश करी। अगर मेरे से कोई गलती हुई है मेरे से शब्दों में, उसके लिए मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूं और फिर दोबारा से आप लोगों से मुलाकात करूंगा। और जो है मेरा खुद का अपना चैनल है यूनिक एजुकेशन सिस्टम, उसके माध्यम से मैं दोबारा से फिर आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। और दोबारा से मुकेश कोठारी जी जो हमारे ग्रेट अपलाइन है यूनिक एजुकेशन सिस्टम के, सर मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आपने मेरे को मौका दिया। और सभी कोर लीडर का, मैंने जितने भी कोर लीडर अब तक आ चुके हैं मैंने सबको सुना है, मेरे को इतना मजा आया, मेरे को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और आप सब लोगों का जो है इतना प्यार मिलता है पूरी कोर बॉडी का कि हम एक सपना लेके चले कि हिंदुस्तान को हम दोबारा से फिर सोने की चिड़िया बनाएंगे और हम उसमें जो भी हमें झोंकना पड़ा अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। फिर दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी दोस्तों। जय आरसीएम, जय हिंद दोस्तों।